हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉर्मूले को किस तरीके से याद किया जाए। फॉर्मूले को याद करने का फॉर्मूला आज के दिन हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं वो सारे फॉर्मूलेज आपके साथ एक छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर सकता हूं। तो मैं रेफरेंसेस लेके आपको जरूर बताऊंगा कि आप लोगों को बाकी सब फॉर्मूलेज को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एंड उसी रेफरेंस की तरह ही हम लोग अपने एलिट बैच 1.0 के अंदर पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि बन जाती है फिर काफी ज्यादा आसान और बच्चों को पसंद भी काफी ज्यादा आती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर फॉर्मूले को याद रखने का फॉर्मूला क्या होता है। भैया फिजिकल में ना बहुत ही सारे फॉर्मूले आप लोगों के पास आएंगे एंड देर आर सो मेनी फॉर्मूलेज। एंड उन फॉर्मूलेज के अंदर क्या क्या होता है ना, मतलब फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से वेरिएबल हैं, फॉर्मूला किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, फॉर्मूला किस तरीके से लिखा गया है, उस लिखावट को उस तरीके को याद रखने की आपके पास कोई ना कोई ट्रिक जरूर होनी चाहिए। हर एक फॉर्मूले की ट्रिक होती है गाइस, हर एक फॉर्मूले की ट्रिक होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अभी जो चीज याद आ रही है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप लोगों को हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला याद करना है, राइट। आप लोग बात कर रहे हो भैया हाफ लाइफ की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो CSIR नेट के अंदर अक्सर आता है। इसको आप लोग टी हाफ से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। और इसका nth ऑर्डर का जो फॉर्मूला है ना, अगर वो आपको याद हो गया दैट मीन्स आप लोगों को जीरो ऑर्डर भी आता है, फर्स्ट ऑर्डर भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, फोर्थ भी आता है, सब आता है। तो चलिए मैं आपको एक थोड़ा तरीका बताता हूँ कि nth ऑर्डर के लिए टी हाफ के फॉर्मूले को आप किस तरीके से याद कर सकते हो। अगेन एक सिंपल सा रेफरेंस है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और हर एक फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक्स होती है। एंड उसी ट्रिक्स का इस्तेमाल मैं अक्सर करता हूं जब भी मैं किसी भी टॉपिक को बच्चों को पढ़ाता हूं। जैसे कि भैया अगर मुझे nth ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला चाहिए, तो पहले मैं आपके सामने यहाँ पर ना उस फॉर्मूले को लिखता हूँ। तो वो जनरली जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास कुछ इस टाइप का आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिलता है। 2 की पावर n-1 माइनस का 1 एंड नीचे आपके पास यहाँ पर क्या होता है भैया, इस तरीके से n-1 होता है। एंड साथ में आप लोगों के पास यहाँ पर होता है k, यानी कि आपका रेट कांस्टेंट, और यहाँ होता है a0 की पावर n-1। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला है, ये आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला होता है भाई, जिसके अंदर आप लोग बेसिकली आपके पास यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को अब याद कैसे किया जाए, क्योंकि सर आपको तो याद था तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, हमें तो याद नहीं है। एंड ऑब्वियस सी बात है यार, मैंने बहुत सारे बैचेस के अंदर बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला काफी बार डिस्कस किया है, इस फॉर्मूले के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो यस ये फॉर्मूला तो मुझे याद है, लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों को मैं किस तरीके से इस फॉर्मूले को याद करा सकता हूँ, है ना। तो देखिए एक आसान तरीका बताता हूँ कैसे आप लोग इस वाले फॉर्मूले को लिख सकते हो। यार सेकेंड ऑर्डर के लिए तो आप लोग इक्वेशंस को पढ़ते ही हो, और सेकेंड ऑर्डर कहीं ना कहीं आप लोगों को उसकी चीजें याद होती है कि यार सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है ना। मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो हम लोग याद कर पाते हैं, वो ये कि जो टी हाफ होता है उसमें रेट कांस्टेंट और ए की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम लोग डेरिवेशंस तक जाते हैं तो इतना पार्ट हम लोग याद कर पाते हैं, बड़े आसानी से याद कर पाते हैं। तो आप लोगों को भी ये बात तो याद हो ही जाएगी। चलो सर ठीक है, के और ए नोट तो मैंने नीचे की तरफ लिख दिया। अब ये ऊपर की कहानी को मैं कैसे याद करूंगा। भैया अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर वन ही होगा। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर भी तो वन ही होगा, यानी कि यहां पर भी वन ही होगा। और वन को मैं लिख सकता हूं 2 - 1, बिकॉज 2 - 1 इज ऑल्सो 1। बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद कुछ नहीं करना है गाइस, n-1 यहां लगा देना है, n-1 यहां लिख देना है, और n-1 यहां लिख देना है। अपनी कॉपी में ऐसे लिखिएगा और फिर उसको काट दीजिएगा। काटने के बाद दोबारा लिखिएगा। कैसे लिखना है भैया दोबारा, आपको पता होना चाहिए कि के और ए नोट नीचे की तरफ होता है, कुछ नहीं है तो ऊपर वन आएगा, यहां भी वन आएगा। वन को मैं लिखूंगा 2 - 1, उसके बाद यहां भी n-1, यहां भी n-1, और यहां भी n-1। हो गया हमारा फॉर्मूला याद। आप मैच कर सकते हो, एकदम एग्जैक्टली सेम चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। सर इसमें भी तो याद करना पड़ा ना कि पावर तो n-1 आएगी, इसको ऐसे करके लिखेंगे। लेकिन ये ट्रिक्स ये चीजें बहुत जल्दी से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। इसका साइंटिफिक तरीका होता है, नैनोमिक टेक्निक बोलते हैं इस चीज को, कि आप किसी फॉर्मूले को बहुत ही अलग तरीके से याद कर पाओ, है ना। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपके पास होता है मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर, उसे एक नैनोमिक टेक्निक बोलते हैं। ऐसे ही इस फॉर्मूले के लिए आपके पास नैनोमिक टेक्निक होती है। सर क्या आपके पास सिर्फ इसी फॉर्मूले की नैनोमिक टेक्निक होती है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के सारे ही फॉर्मूले को आप ऐसे ही पढ़ाते हो।
भैया मैं तो फिजिकल के सारे फॉर्मूले आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। जैसे कि स्टैटिस्टिकल में अगर आपको एंट्रोपी को लिखना हो जाए तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है आर एल एन क्यू टी बिलो यू, आर एल एन क्यू टी बिलो यू। एक कहानी सी बन जाती है, आर एल एन क्यू टी बिलो यू, बड़ा प्यारा सा एक फ्रेज आपके सामने बन जाएगा और इस फ्रेज को याद करना इतना मुश्किल नहीं होता है। आप 10 बार भी इस चीज को बोलेंगे ना, आर एल एन क्यू टी बिलो यू, आर एल एन क्यू टी बिलो यू। अब इसमें क्यू क्या है, यू क्या है, टी क्या है, ऑफ कोर्स उसके लिए तो आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यू यहाँ पर होता है इंटरनल एनर्जी, टी इज द टेम्परेचर, है ना, क्यू इज पार्टीशन फंक्शन, एन इज आर इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एस इज योर एंट्रोपी। तो जितने भी फॉर्मुलेज आप लोगों के पास फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं, उन फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलेज को लिखने के लिए आप लोगों के पास कोई ना कोई ट्रिक्स होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली हर एक फॉर्मूले की हम लोगों ने ट्रिक्स यहाँ बनाई हुई है और अपने एलिट बैच 1.0 के अंदर मैं उन्हीं ट्रिक्स के साथ फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा इजी करके बच्चों को डिलीवर करता हूं और बच्चों को भी वो चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर यूनिट में बहुत कंफ्यूजन होती है। फिजिकल में अक्सर बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन्स होते हैं। पहली बात इसको दिमाग से निकालिए, बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन्स नहीं है, बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं। एंड उन बहुत थोड़े से यूनिट कन्वर्जन को किस तरीके से याद रखा जाए, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भैया यूनिट कन्वर्जन करना भी है या फिर नहीं भी करना। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि भैया यूनिट कन्वर्जन करने की नीड भी है कि नीड नहीं भी है। एंड वो इसलिए होता है बिकॉज जो भी फॉर्मूला आप लोग याद करके बैठे हो ना, उस फॉर्मूले के साथ में आपने कभी भी यूनिट्स को लिखा ही नहीं। जबकि हम अपने एलिट बैच में हमेशा हर एक फॉर्मूले के साथ जब भी कोई फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी की यूनिट क्या होती है उसको साथ में लिखते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि आप लोगों के पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आपने अभी तक अपनी कॉपी के अंदर उस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा होगा। लेकिन हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस चीज का सर, जैसे ही मैं इस वाले फॉर्मूले को लिखूंगा तो फॉर्मूले को लिखने के तुरंत बाद मैं यहां पर एक डब्बा बना देता हूं और उस डब्बे के अंदर हम हर एक वेरिएबल के बगल में उसके यूनिट को तुरंत लिख देते हैं, है ना। बिकॉज जैसे ही फॉर्मूला आपके सामने आएगा तो आप उस यूनिट को जरूर लिखिए। इसको भी याद करने का तरीका होता है, इसको भी कैसे लिखते हैं वो भी एक तरीका है, उसको भी हम लोग याद करते हैं, है ना। जैसे कि आपके पास यहाँ पर होता है फोर्स कांस्टेंट, तो इसको आप लिखो न्यूटन पर मीटर के अंदर लिखते हो। दिस इज योर रिड्यूस्ड मास, है ना, रिड्यूस्ड मास। तो यहाँ पर आपको एक मोलिक्यूल का मास किलोग्राम के अंदर पुट करना होता है, तो इसकी यूनिट होती है केजी पर मोलिक्यूल। टू इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। एंड जो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी सेकंड इनवर्स में। सर कैसे आ गया सेकंड इनवर्स, यहां तो कहीं पर भी सेकंड नहीं है। अरे तो भाई जब न्यूटन को कन्वर्ट करेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखेगा, तो वहां से ऑब्वियसली आपके पास वो चीजें सब कट जाती हैं और वो हम लोग एक बार काटा हुआ देख लेते हैं कि कैसे कैसे कटता है। उसके बाद अपनी नोट्स कॉपी के अंदर ही फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं ताकि जब मैं दोबारा अपनी नोट्स कॉपी को देखूंगा तो मेरे पास ये सब चीजें वहां पर लिखी होनी चाहिए, ताकि जब भी मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो इस फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज मैंने किस तरीके से पुट करी है, किस यूनिट के साथ में पुट करी है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे तो क्वेश्चंस भी इस तरीके से एग्जाम में हो जाते हैं भाई। जैसे कि आप लोगों ने आर्हीनियस इक्वेशन को देखा होगा, बहुत फेमस इक्वेशन है ना। आर्हीनियस इक्वेशन कैसी होती है भैया, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। इसके अंदर ई ए आपके पास क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। के आपके पास क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। ए आपके पास क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। टी इज टेम्परेचर एंड आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये हम सबको पता है। लेकिन जब हम अपने एलिट बैच में इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के ऊपर डब्बा लगाते हैं और डब्बा लगाने के बाद मैं इस ई ए के सामने लिख देता हूं कि भैया ये आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। चलो सर ये तो पता ही होता है, लेकिन मेन बात यह है कि इसको मैं किस यूनिट के अंदर लिखूंगा वो मैं यहां पर अलग से बता देता हूं कि भैया यहां पर मैं जूल के अंदर अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को लिखता हूं, राइट। उसके बाद यहां पर आपके पास होता है भैया टी, टी इज बेसिकली टेम्परेचर, और टेम्परेचर को किस यूनिट के अंदर पुट करूंगा भले ही मुझे पता है, लेकिन मैं बार बार टेम्परेचर के आगे केल्विन लिखता हूं ताकि बच्चा भी बार बार लिखे और इस चीज को दिमाग में डाल ले कि पूरी केमिस्ट्री में जहां पर भी टेम्परेचर आएगा वहां पर आप उसकी यूनिट को केल्विन के अंदर जरूर लेंगे। साथ में जो आर यहां पर होता है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
जिसको आप बेसिकली जूल पर मोल और पर केल्विन के अंदर आप यहाँ पर बात करते हो। कोई भी रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को भी आप जूल पर मोल के अंदर लिखते हो कि यार 1 मोल अगर आपका कोई रिएक्टेंट गया है तो उसके अंदर आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जूल पर मोल जनरली आप लोगों के पास क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की कंप्लीट यूनिट आपके पास होती है, राइट। तो ये यूनिट्स आप जब साथ में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पर तो जूल पर मोल है, यहाँ पर भी जूल पर मोल पर केल्विन है और यहाँ पर केल्विन है, तो सारी यूनिट आपस में कट जाती है और एक्सपोनेंशियल्स जनरली आपके पास यूनिटलेस ही होते हैं। तो ये कंप्लीट जो चीज बनेगी, दिस कंप्लीट चीज इज बेसिकली यूनिटलेस। इस चीज को भी हम अलग से अपनी कॉपी के अंदर लिख देते हैं और जैसे ही आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ गई, समझ में ये आ जाता है कि इन दोनों की यूनिट क्या होती है, आपके पास सेम होती है। सो यूनिट ऑफ के एंड ए आर सेम। इस चीज को भी ऐसे हम लिख देंगे। लिखने के बाद इससे हमें फायदा क्या होगा, CSIR नेट में एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट क्या है फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो भैया सेकेंड ऑर्डर के लिए जो के की यूनिट होगी वही आपके पास ए की यूनिट होगी एंड आपका क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। सर लेकिन उसके लिए तो आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट याद करना पड़ेगा। भैया हर एक फॉर्मूले को लिखने का तरीका होता है। अब जब बात आई गई है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो चलिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को याद करने का तरीका आपको इसी वीडियो में बता ही देता हूं, है ना। कितना सिंपल सा है। ABCD पढ़ी है हमने बचपन में, बिल्कुल पढ़ी है सर। यार ABCD के अंदर ना जब आप आगे जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास आता है आगे जाकर LMNS। सर मुझे पता है LMNS आता है, तो बस LMNS को ऐसे लिख डालो, LMNS को ऐसे लिख डालो, है ना। L और M ऐसे नीचे लिखा है मैंने तो मतलब बीच में डंडा आएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर मोल, इसको लगा दो ब्रैकेट, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1 हो गया यार। n की वैल्यू को 0 पुट करिएगा, 0 ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट आ गया। n को 2 पुट करिएगा, सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। n को 3 पुट करें, थर्ड ऑर्डर की आ गई। यानी इसी तरीके से पूरा काइनेटिक्स, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आसान चुटकियों में बच्चों तो हम लोग पहुंचा देते हैं। और वो बच्चे जो बायो बैकग्राउंड की भी होते हैं वो भी फिजिकल में काफी बढ़िया तरीके से स्कोर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का एक बार CSIR नेट एग्जाम के अंदर आया था। उसके बाद एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज टिक करने से पहले यूनिट पे फोकस करें कि क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है वो किस यूनिट के अंदर पूछ रहा है, आपने जो निकाला है वो किस यूनिट के अंदर निकाला है। क्योंकि अगर हम फॉर्मूले को लिखने की हैबिट ऐसे डाल लेंगे तो आपको हमेशा पता होगा कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी वो सेकंड इनवर्स में आएगी, या फिर अगर ये चीज आपको गिवन है आपने के निकाला तो वो के किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर में आएगा। जरा चेक तो करो क्या न्यूटन पर मीटर के अंदर ही पूछा है या फिर अर्ग पर सेंटीमीटर के अंदर पूछ लिया आपसे। और अगर वहां पर डिफरेंस अलग है तो उसके लिए आपको यूनिट कन्वर्जन याद होने चाहिए। ऑलवेज क्रॉस चेक बिफोर आंसरिंग, आंसर करने से पहले क्रॉस चेक जरूर करें। और यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से याद करते हैं, प्रेशर का कैसे याद करते हैं, वॉल्यूम का कैसे याद करते हैं, उन चीजों के लिए भी ट्रिक्स होती है। जैसे कि वॉल्यूम का कन्वर्जन याद करने के लिए बच्चों को मैं बोलता हूं कि 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। एंड दैट विल मेक थिंग्स लाइक दिस, दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो मीटर क्यूब और लीटर का डायरेक्ट रिलेशन याद हो गया। ऐसे ही प्रेशर से कन्वर्जन होते हैं, ऐसे ही बाकी सब चीजों के भी कन्वर्जन होते हैं और उन सबको याद करने का भी अपना एक तरीका होता है। तरीके को आप फॉलो करेंगे, नैनोमिक टेक्निक को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों का डेफिनेटली काफी इजी हो जाएगा भैया फिजिकल का पोर्शनल। एंड लास्ट चीज है, प्रैक्टिस करेगा तभी तो अप्लाई कर पाएगा। यार अपनी कॉपी के अंदर अगर आपने कोई फॉर्मूला लिखा है तो उस फॉर्मूले के ऊपर बेस एटलीस्ट 2 से 3 सवाल आपकी कॉपी के अंदर ही होने चाहिए, आपकी नोट्स कॉपी के तुरंत बाद ही होने चाहिए। ये तो हमारा ट्रेडमार्क है यार कि अगर हमने कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपको बताया, कोई भी फॉर्मूला आपको बताया तो उस फॉर्मूले के ऊपर बेस 2 क्वेश्चन तुरंत वहां पर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जो आप पढ़ रहे हो एकदम टू द पॉइंट पढ़ रहे हो, रेलिवेंट पढ़ रहे हो, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हो और साथ में चीजों को याद भी करते हुए जा रहे हो। तो सॉल्व करना चाहिए आपको न्यूमेरिकल्स हर एक फॉर्मूले के ऊपर, है ना, विद ऑल फॉर्मूलाज। अगर आपकी कॉपी में कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले के ऊपर बेस 2 क्वेश्चन उसके अंदर होने ही होने चाहिए। अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो या तो आपने वो फॉर्मूला फालतू के अंदर पढ़ लिया है या फिर उस फॉर्मूले को लेकर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। एंड प्रैक्टिस करेगा तभी अप्लाई कर पाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको अपने हर एक टॉपिक के साथ, जैसे कि मान लो आपकी कोई नोट्स कॉपी है, आपने अपने टॉपिक के अंदर कोई भी एक टॉपिक का नाम लिखा, उस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा,
फिर उस टॉपिक का आपने कोई फॉर्मूला देख लिया, उस फॉर्मूले को डब्बे में डालो, उसकी यूनिट को साथ लिखो, साथ में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, फिर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। उसके बाद नया टॉपिक आएगा, फिर उस नए टॉपिक की थ्योरी आएगी, है ना? फिर उस नए थ्योरी का आपके पास फॉर्मूला आएगा, एंड जैसे ही फॉर्मूला आएगा फिर आपको फिर से 2 क्वेश्चन कर देने हैं, है ना? फॉर्मूले के तुरंत बाद आप लोगों को 2 क्वेश्चन आपकी कॉपी में ज़रूर होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत इम्पैक्ट डालता है, जब आप लोग आगे जाकर अपने एग्ज़ाम को दे रहे होंगे ना एग्ज़ाम हॉल में, तो यही चीज़ें आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों को डिस्कस की हैं, ये आप थोड़ा-सा सीरियसली लेंगे, बिकॉज़ इन्हीं चीज़ों से आप लोगों का सब्जेक्ट अच्छा होता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से आप लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे तरीके से कमांड कर पाते हैं, एंड यही चीज़ें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, साथ में इसे शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, ताकि हर एक बच्चा फ़ॉर्मूले को याद करने का फ़ॉर्मूला भी समझ सके, किस तरीके से फ़ॉर्मूले को याद किया जाता है, किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल तक वो फ़ॉर्मूले को आपकी मेमोरी में रिटेन करना है, वो चीज़ें भी आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप लोग भी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर कमज़ोर और चाहते हो इन तरीकों से पूरा फिज़िकल अच्छे तरीके से पढ़ना, तो आप जुड़ सकते हो हमारे एलीट बैच 1.0 के अंदर। इसी वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म लिंक को ज़रूर फिल करें, ताकि हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर सके और आप लोग जल्द से जल्द एलीट बैच के अंदर आइए और फिज़िकल केमिस्ट्री का पूरा मज़ा लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।